नमस्कार मित्रों, मैं प्रीतेश जीआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। जो लोग हमसे निरंतर जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। इस लेक्चर में हम बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग ओम्बड्समैन है क्या और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जीआईबी के लिए। Banking Ombudsman Scheme 2006. The scheme has come in force with effect from 1 January 2006 and amended on 1 जुलाई 2017। यह जो स्कीम है 1 जनवरी 2006 से इफेक्ट में है और 1 जुलाई 2017 को अमेंड किया गया था। दिस इज आरबीआई स्कीम अंडर सेक्शन 35A ऑफ बीआर एक्ट। यह एक आरबीआई स्कीम है। बीआर एक्ट के 35A सेक्शन 35A के अंतर्गत यह एक आरबीआई स्कीम है। बीआर एक्ट का अर्थ यहाँ पे है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। स्कीम एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत में यह स्कीम चलता है, जे और के को भी इंक्लूड करते हुए। जे और के में भी यह समान रूप से लागू है। द स्कीम शैल अप्लाई टू द बिजनेस इन इंडिया ऑफ ए बैंक एज डिफाइंड अंडर द स्कीम। यह जो स्कीम है यह वैसे बैंक पर लागू होगा जिनका इंडिया में बिजनेस है, यानी वैसे बैंक जिनका इंडिया में बिजनेस है उन्हीं बिजनेस पर यह स्कीम लागू होगा। स्कीम ऑब्जेक्टिव टू सेटल कस्टमर कंप्लेंट्स विथ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड विथ प्रॉपर सेटिस्फैक्शन। स्कीम का जो उद्देश्य है वह कस्टमर कंप्लेंट यानी कस्टमर की शिकायतों को सहमति से सेटल करना है। दोनों के बैंक और कस्टमर के सहमति से सेटल करना है। applicable to all commercial banks, regional rural banks and scheduled primary cooperative banks। कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स पर यह अप्लीकेबल है। देखिए एक ओवरव्यू जान लेते हैं कैसे कंप्लेन होता है। कस्टमर जो है, कस्टमर को कोई परेशानी होती है तो कस्टमर जो है बैंक में जाके कंप्लेन फाइल करता है। इस केस में अगर बैंक कस्टमर के कंप्लेन का निवारण कर देता है तो मैटर वहीं रिजॉल्व हो जाता है। अगर बैंक कस्टमर के कंप्लेन का निवारण नहीं करता है या कस्टमर के कंप्लेन को सुनता नहीं है या कुछ ऐसा निवारण करता है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो इस केस में कस्टमर जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच करेगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन बैंक और कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट, सहमति चाहेगा। दोनों के बीच में सहमति ले आना चाहेगा कि दोनों एक दूसरे से सहमत होकर अपने इस कंप्लेन को रिजॉल्व कर ले। अगर ऐसा हो जाता है तो मैटर यहीं रिजॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन अवार्ड पास करता है। जो अवार्ड पास करता है, अवार्ड मतलब एक डिसीजन होता है जिसमें कंपनसेशन की बात होती है कि वह कस्टमर को कुछ कंपनसेशन के बारे में कंपनसेशन देता है जो कस्टमर का लॉस होता है उसके बराबर या उसके ऊपर कुछ। तो इस केस में अगर पार्टीज अवार्ड से यानी जो आरबीआई का ओम्बड्समैन का जो डिसीजन है उससे अगर संतुष्ट है तो मैटर वहीं रिजॉल्व हो जाता है। अगर पार्टी संतुष्ट नहीं रहता है उस अवार्ड से, उस डिसीजन से, तो पार्टी फिर अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करने जा सकता है। यही ओवरव्यू है। आगे हम देखते हैं कैसे। अपॉइंटमेंट एंड टेनर। RBI appoint ombudsman for a period of not exceeding 3 years at a time. RBI appoints one or more officer of CGM और GM rank as the banking ombudsman। RBI जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन नियुक्त करता है 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं, एक समय में 3 साल तक के लिए ही RBI जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन नियुक्त करता है। इसमें जो ऑफिसर होते हैं वो CGM और GM रैंक के होते हैं। कंप्लेन कैन बी मेड टू ओम्बड्समैन बाय द कस्टमर विद इन 1 ईयर इफ नो रिप्लाई फ्रॉम बैंक फॉर 1 मंथ, रिजेक्शन ऑफ कंप्लेन बाय बैंक, कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड विद बैंक रिप्लाई। अगर कस्टमर के कंप्लेन पर बैंक को 1 महीने के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है या बैंक कस्टमर के कंप्लेन को लेने से इनकार कर देती है या बैंक जो कस्टमर के कंप्लेन का रिप्लाई दी है उससे अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं है तो उसके 1 साल के भीतर जो है कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत दर्ज कर सकता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्लेन्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय ओम्बड्समैन। लिमिटेशन एक्सपायर्ड एज लिमिटेशन एक्ट, केस ऑलरेडी डिसाइडेड बाय ओम्बड्समैन और कोर्ट और पेंडिंग इन द कोर्ट। इस तरीके के केस जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन एक्सेप्ट नहीं करता है। कौन से तरीके? जहाँ पे लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो वहाँ बैंकिंग ओम्बड्समैन केस को नहीं लेती है, और जहाँ केस पहले से ही ओम्बड्समैन के द्वारा डिसाइड कर दिया गया हो, उस पर डिसीजन दे दिया गया हो, या वह कोर्ट के द्वारा उस केस पर जो है डिसीजन दे दिया गया, या वह कोर्ट में पेंडिंग चल रहा हो, तो इस केस में बैंकिंग ओम्बड्समैन इस तरीके के कंप्लेन को अपने पास नहीं लेती है। लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने का मतलब कस्टमर कोई लोन से संबंधित कोई
कंप्लेन लेके जाता है और पता लगता है इस लोन के डॉक्यूमेंट का लिमिटेशन पीरियड जो है एक्सपायर है, तो इस केस में जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन कंप्लेन नहीं लेगी। अपील, इफ कंप्लेन इज रिजेक्टेड बाय ओम्बड्समैन, अगर कंप्लेन जो है ओम्बड्समैन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है कस्टमर का, तो अपील कैन बी मेड टू डिप्टी गवर्नर अपीलेट अथॉरिटी ऑफ आरबीआई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द अवार्ड। अगर कंप्लेन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है ओम्बड्समैन के द्वारा, या ओम्बड्समैन के अवार्ड से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस केस में कंप्लेनेंट जो है 30 दिन के भीतर, रिसिप्ट ऑफ अवार्ड के 30 दिन के भीतर डिप्टी गवर्नर जो अपीलेट अथॉरिटी होता है, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के पास जो है अपील कर सकता है। अब 30 दिन के भीतर अपीलेट अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू गिव फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज टू अपील इफ अथॉरिटी सेटिस्फाइड विद जेन्युइननेस ऑफ डिले। अपीलेट अथॉरिटी और 30 दिन का मोहलत दे सकता है लॉज करने का, अगर अपीलेट अथॉरिटी को यह महसूस होता है कि जो डिले किया है इसका या जेन्युइन किसी कारण से डिले किया है, उससे अगर आप उसके जेन्युइननेस से, अगर डिले के जेन्युइननेस से अगर अपीलेट अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाता है तो 30 दिन का और टाइम दे देता है। यानी जो 30 दिन के अंदर तो करना ही होता है इसको अपील, उसके बाद अगर डिले के जेन्युइननेस को अगर आरबीआई सही पाता है तो 30 दिन का और मोहलत दे सकता है। एक्शन बाई ओम्बड्समैन ऑन कस्टमर कंप्लेंट, अगर ओम्बड्समैन के पास कस्टमर का कंप्लेन जाता है तो ओम्बड्समैन क्या करता है? तो पहला तो वह करेगा टू सेटल द मैटर विथ म्यूचुअल कंसेंट विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के भीतर ओम्बड्समैन जो है बैंक और कस्टमर इन दोनों के बीच में जो है एग्रीमेंट कराएगा, यानी दोनों के बीच में सहमति जताएगा उस बात पर कि आप लोग अपने में सुलझ लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वह अवार्ड पास करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, सहमति दोनों में नहीं बनी, तो फिर ओम्बड्समैन जो है अवार्ड पास करता है, अपना डिसीजन देता है। अवार्ड में क्या देता है? ओम्बड्समैन में पास अवार्ड अप टू एक्चुअल लॉस और मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर। ओम्बड्समैन जो अवार्ड पास करेगा वह या तो कस्टमर के एक्चुअल लॉस के बराबर या 20 लाख, इसमें से जो कम होगा उसके बराबर जो है अवार्ड पास करेगा ओम्बड्समैन। इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड ओम्बड्समैन में अवार्ड अप टू मैक्सिमम 1 लाख। क्रेडिट कार्ड के केस में जो अवार्ड का जो अमाउंट होगा वह मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है। इसके अलावा बैंकिंग ओम्बड्समैन कंपनसेशन भी देती है। कंपनसेशन कैन ऑल्सो बी अवार्डेड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन टू द कंप्लेनेंट फॉर द लॉस ऑफ टाइम, एक्सपेंसेज इनकर्ड, हरासमेंट एंड मेंटल एंग्विश सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट। इसके अलावा जो अवार्ड पास करती है एक्चुअल लॉस या 20 लाख जो भी लोअर हो, या क्रेडिट कार्ड के केस में 1 लाख, तो इसके अलावा बैंक जो है ओम्बड्समैन जो है कंप्लेनेंट को कंपनसेशन भी देती है, क्योंकि कंप्लेनेंट को जो है काफ़ी हरासमेंट होता है एक कंप्लेन को दर्ज करने में, उसको इधर उधर दौड़ना होता है, मेंटली वो परेशान रहता है, उसका समय बर्बाद होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का बैंकिंग ओम्बड्समैन कस्टमर को कंपनसेशन दे सकती है। एक्शन बाय कस्टमर ऑन ओम्बड्समैन डिसीजन। अब ओम्बड्समैन ने तो डिसीजन दे दिया, अब कस्टमर को देखिए क्या करना है। अगर कस्टमर उस डिसीजन से सेटिस्फाइड है, उस अवार्ड से सेटिस्फाइड है, तो वह बैंक को ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस विद इन 30 डेज भेजना होता है। बैंक को जब अवार्ड कस्टमर को मिलता है, जो डिसीजन ओम्बड्समैन का जब डिसीजन आता है, तो उसके 30 दिन के भीतर ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है बैंक को उसे भेजना होता है। अगर कस्टमर बैंक को नहीं भेजेगा ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो वह जो अवार्ड है वह लैप्स कर जाएगा। तो एक तो केस यह हो जाता है, अगर सेटिस्फाई है तो उसको ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजना होता है। अगर वह सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वह अपील करेगा डिप्टी गवर्नर के पास 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर अपील करेगा डिप्टी गवर्नर के पास। अगर डिले होता है और डिप्टी गवर्नर डिले के जेन्युइननेस को सही मानता है, उसको डिले के जेन्युइननेस से सेटिस्फाई है, तो उस केस में 30 दिन का और मोहलत दे देता है। एक्शन बाय बैंक आफ्टर रिसीविंग कस्टमर एक्सेप्टेंस। अब कस्टमर ने अवार्ड से सेटिस्फाई होकर अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तो उस केस में एक्शन क्या होगा बैंक का? टू इम्प्लीमेंट द अवार्ड एंड सेंड कन्फर्मेशन टू ओम्बड्समैन विद इन 30 डेज। वह जो है आरबीआई का डिसीजन, आरबीआई जो अवार्ड पास करती है उसको इम्प्लीमेंट करेगा बैंक, और इसका कन्फर्मेशन जो है 30 दिन के भीतर ओम्बड्समैन को भेजेगा। जो भी अवार्ड पास किया है वह कस्टमर को दे दबा के
जो भी कंपनसेशन है वो दे दवा के 30 दिन के भीतर ओम्बड्समैन को कंफर्मेशन बैंक भेजेगी। अगर बैंक सेटिस्फाई नहीं है ओम्बड्समैन के डिसीजन से, तो उस केस में बैंक जो है 30 दिन के भीतर डिप्टी गवर्नर को अपील कर सकती है। बैंक विल डिस्प्ले सैलिएंट फीचर ऑफ द स्कीम फॉर कॉमन नॉलेज ऑफ द पब्लिक। बैंक जो है अपने हर ब्रांच में इस बैंकिंग लोकपाल के बारे में जानकारी को डिस्प्ले करेगी कि लोग जान सके इसके बारे में, इसको जो है डिस्प्ले करेगी। एक बोर्ड लगा देगी, उस पर बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में डिस्प्ले करेगी कि सामान्य जनता जो ब्रांच में विजिट करती है उसको पता लग सके इस स्कीम के बारे में। ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ओम्बड्समैन स्कीम आया 2019 में। द आरबीआई हैज़ लॉन्च द ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। आरबीआई जो है ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 को लॉन्च करी। किसके अंतर्गत? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 18 के अंतर्गत उसने आरबीआई ने ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 को लॉन्च किया। इट विल प्रोवाइड ए कॉस्ट फ्री एक्सपीडियस कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म रिलेटिंग टू डिफिशिएंसी इन कस्टमर सर्विस इन डिजिटल ट्रांजैक्शन कंडक्टेड थ्रू नॉन बैंकिंग एंटिटीज रेगुलेटेड बाई आरबीआई। यह जो है कस्टमर को कॉस्ट फ्री एक्सपीडिशियस कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी डिजिटल ट्रांजैक्शन के केस में, जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा प्रदान किया जाता है, और वह नॉन बैंकिंग एंटिटीज आरबीआई से रेगुलेट होती हैं। तो उस केस में यह कॉस्ट फ्री एक्सपीडिशियस कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म कस्टमर को प्रदान करेगी। एज पर दिस स्कीम, कस्टमर वुड बी एबल टू कंप्लेन अगेंस्ट बैंक एनबीएफसी फॉर इट्स नॉन अडेयरेंस टू आरबीआई इंस्ट्रक्शन। कस्टमर जो है बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग एंटिटीज के खिलाफ जो है ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकती है अगर बैंक और एनबीएफसी आरबीआई के इंस्ट्रक्शन को एडहेयर नहीं किया है। तो किस केस में? तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूपीआई, भारत बिल पेमेंट, भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर कोड, इन सब चीज़ों इन सारे चीज़ों ईटीसी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है पेमेंट के। उस केस में अगर कस्टमर को कहीं भी सर्विसेज में डिफिशिएंसी मिलती है तो इस केस में वह ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकता है। सिस्टम, इस ओम्बड्समैन स्कीम में, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक वर्ड आता है सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। तो सिस्टम पार्टिसिपेंट्स होता क्या है? तो सिस्टम पार्टिसिपेंट मीन्स एनी पर्सन अदर देन ए बैंक पार्टिसिपेटिंग इन पेमेंट सिस्टम। सिस्टम पार्टिसिपेंट का बैंक के अलावा जो भी ऐप है, पर्सन है, जो भी चीज़ है, अगर वह पेमेंट सिस्टम में भाग लेता है तो उसको सिस्टम पार्टिसिपेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे कुछ दिन पहले तक एसबीआई प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा था अपने यूपीआई के लिए। तो इस केस में तो एसबीआई बैंक है, लेकिन सिस्टम पार्टिसिपेंट यहाँ पे गूगल पे हो जाता है। नोट, आरबीआई implemented the internal ombudsman scheme 2018 and directed bank with over more than 10 branches to have internal ombudsman। आरबीआई जो है इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम 2018 लॉन्च की थी, और बैंक जिसके 10 से ज़्यादा शाखाएँ हैं उनको इंटरनल ओम्बड्समैन स्थापित करने के लिए डायरेक्ट किया था। यह जो है ओम्बड्समैन स्कीम से तो रिलेटेड नहीं है, यह एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको जानना चाहिए। अब देखिए, कस्टमर जो है आजकल ऑनलाइन कंप्लेन भी लॉन्च कर सकता है ओम्बड्समैन में, बैंकिंग ओम्बड्समैन में। देखिए, यह cms.rbi.org.in यह वेबसाइट है। यहाँ पे वेबसाइट में यह इंटर करता है और यहाँ पे फाइल ए कंप्लेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन में ऑनलाइन कंप्लेन दायर कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर आएगा। ठीक है, एक अनाउंसमेंट करना था, जो भी लेक्चर है वह लेक्चर समाप्त होने के बाद, यानी यह सीरीज जब समाप्त होगा उस समय आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन भी मिलेगा, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आपसे सॉल्व कराए जाएंगे। आप इसमें ज़रूर भाग लेंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और वीडियो का लाभ अच्छे से ले रहे होंगे, और जो भी पावर पॉइंट में पढ़ाया जा रहा है वह सब आप नोट डाउन कर रहे होंगे। जो भी पढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ने लायक नहीं है। तो प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और उसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को,
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मेरा जो भी लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंचे और आप उस लेक्चर का लाभ उठा सकें। थैंक यू।